दोस्तों, आज की कहानी एक जबरदस्त कहानी है जो आपको ये बताएगी कि इस दुनिया में अब वो समय नहीं रहा जब एक अच्छा भला इंसान चैन से अपनी जिंदगी बिता सकता था, बल्कि आज के समय में थोड़ा टेढ़ा होना भी जरूरी है। और आज की हमारी कहानी कुछ ऐसे इंसानों पर बेस्ड है। तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, हम एक लड़की को देखते हैं जो कि रोड पर मिर्गी से तड़प रही होती है। उसके आसपास से हजारों गाड़ियां गुजर रही होती हैं, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं रुकता, जिससे उसकी जान चली जाती है और वो बेचारी रोड पर ही मर जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं पुलिस वाले एक लड़के को अरेस्ट करके थाने ले जा रहे थे, साथ में उसे मार पीट भी रहे थे। असल में इस लड़के का नाम कर्णन है। दूसरी तरफ हम गांव का सीन देखते हैं जहां एक आदमी दीवार पर आग से कर्णन का चित्र बना रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसी गाँव में कुछ लोग एक पूजा भी करते हैं ताकि कर्णन के ऊपर भगवान का आशीर्वाद रहे और पुलिस वाले उसे जल्द से छोड़ दें। हम देखते हैं इस गाँव के लोग एक डेमीगॉड यानी कि कुल देवता की पूजा भी कर रहे थे, जिस डेमीगॉड का सर नहीं है, यानी कि उसका सर कटा हुआ है। अब हम देखते हैं सभी गांव वाले पुलिस स्टेशन आकर शोर मचाने लगते हैं और प्रशासन से इस बात की डिमांड करते हैं कि प्रशासन कर्णन को छोड़ दे। इसी के साथ ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। कहानी है सन 1997 की और हमें तमिलनाडु के गाँव का सीन दिखाया जाता है, जिस गाँव का नाम पुलियाकलम है। ये गाँव बहुत ही छोटा है, जिस वजह से यहाँ की जनसंख्या कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन इस गाँव में एक खास बात यह है कि यहाँ के लोगों के नाम महाभारत के किसी न किसी कैरेक्टर के नाम पर है। अब हमें कहानी का मेन हीरो धनुष को दिखाया जाता है, जिसका इस फिल्म में नाम कर्णन है, जो नाम महाभारत के कर्ण से इंस्पायर्ड है। हम देखते हैं कर्णन एक बहुत ही आलसी किस्म का लड़का है, जो कि अपने रोजमर्रा की कमाई के लिए कुछ उल्टे सीधे चैलेंजेस और जुआ वगैरह खेलकर अपना खर्चा चला रहा होता है, जिस बात से उसकी माँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो उसे ऐसा करने के लिए डांट ही रही थी कि तब भी वहां उसे बुलाने उसका एक दोस्त आ जाता है। हम देखते हैं कर्णन का दोस्त यमन उम्र में कर्णन के पिता की उम्र का था, लेकिन उम्र का इतना फासला होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त थे। अब यमन कर्णन को लेकर गांव में ही एक हो रही विशेष पूजा में ले आता है, जहां हम देखते हैं कुछ गांव वाले एक सर कटे डेमीगॉड के साथ साथ एक मछली की भी पूजा कर रहे होते हैं। अब वहां डेमीगॉड की एक तलवार भी होती है, जिसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और इस पूजा की ये परंपरा है कि इस तलवार से हर साल कोई ना कोई इस मछली को काटता था, जिसके बाद वो तलवार पूरे एक साल के लिए उस आदमी के घर रखी जाती थी और फिर पूरे गाँव में एक साल तक उस आदमी का अलग ही रुतबा, अलग ही सम्मान होता था। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है जितना लग रहा था। असल में अगर किसी आदमी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और तलवार उठाकर मछली को काटने गया और उससे मछली नहीं कटी, तो उस आदमी को अपना गला काट कर डेमीगॉड को अपनी बलि देनी होती थी। और यही वजह है कि पिछले 30 साल से किसी भी आदमी ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन आज जब कर्णन इस पूजा में आया तो उसने बिना कुछ सोचे समझे इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसका दोस्त यमन उसे रोकता है और उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन अब कर्णन उसकी कहां सुनने वाला था। अब पूजा शुरू होती है और ये चैलेंज स्टार्ट होता है। अब एक आदमी उस मछली को हवा में उछालता है, जिसे हवा में ही कर्णन को उसे तलवार से काटना होगा। अब कर्णन पूरी ताकत से हवा में उछलता है और सही अनुमान लगाता हुआ तलवार से मछली को काटने में कामयाब हो जाता है। अब ये देखकर गांव वाले खुशी से पागल हो जाते हैं, उसे कंधे पर उठाकर खुशी मनाने लगते हैं और अब एक साल के लिए तलवार कर्णन की हो गई है। जश्न मनाते हुए सभी गाँव के लोग रोड पर आ जाते हैं, जिस वजह से रोड पर ट्रैफिक जाम लग जाता है, जिस जाम में एक पुलिस की जीप भी फंस जाती है। अब जीप पे मौजूद एक पुलिस वाला अपने साथी से पूछता है आखिर आगे चल क्या रहा है। जवाब में उसका साथी कहता है इस गांव का नाम पुलियाकलम है, यहाँ के लोग इस रोड के करीब 1 किलोमीटर दूर रहते हैं। आज शायद इनका कोई त्योहार है, जिस वजह से रोड पर निकले हैं। अब पुलिस वाला पूछता है तुम लोग इनके बारे में इतना डिटेल में कैसे जानते हो। अब उनका साथी फिर से बताता है असल में इन लोगों के पास अपना खुद का बस स्टैंड नहीं है और अगर इन्हें बस पकड़नी होती है तो इन्हें कुछ किलोमीटर चलकर दूसरे गाँव मल्लूर के बस स्टैंड से बस पकड़नी पड़ती है। लेकिन इनकी तकलीफ यही खत्म नहीं होती। ये गाँव वाले जब मल्लूर जाकर वहाँ से बस पकड़ते हैं तो वहाँ मल्लूर के लोग बस में आकर इनकी औरतों से बदतमीजी छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से इन दोनों गांव के आपस में कई बार लड़ाई भी हो चुकी है, जिस चक्कर में इस गांव के लोगों ने बस स्टॉप के लिए कई बार अप्लाई भी किया है। लेकिन मल्लूर गांव वाले पुलियाकलम गांव में बस स्टॉप नहीं आने देना चाहते हैं और वही इस काम को रोक रहे थे। अब पुलियाकलम के लोगों को कभी कभार अर्जेंट जाना होता है तो बेचारे किसी ट्रैक्टर या लॉरी में बैठ कर जाते हैं। और इतना ही नहीं, अब तो प्राइवेट बस वाले भी इनके लिए बस नहीं रोकते, जिस बात की कंप्लेंट कराने कई बार ये सभी पुलिस स्टेशन भी आए हैं, जिस वजह से मैं इस गाँव के बारे में इतना सब कुछ जानता हूँ। हम देखते हैं गाँव वाले कर्णन के साथ जुलूस निकालते हुए वापस गाँव आ जाते हैं। अब हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होती है। असल में इस लड़की का नाम द्रौपदी है और ये कर्णन की गर्लफ्रेंड है। लेकिन इन दोनों के बीच द्रौपदी का एक भाई है जो कि इन दोनों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका मानना है कि कर्णन कोई काम धंधा नहीं करता और जुए जैसी गंदी आदतों में लगा रहता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। एक बच्चा घोड़ा खरीद कर अपने घर ले आता है। वहीं हम एक लड़की का सीन देखते हैं जो कि अपने पिता के साथ मल्लूर के बस स्टैंड पर बैठकर बस आने का वेट कर रही होती है। असल में
लड़की कॉलेज जा रही है। अब ये दोनों बस का वेट कर ही रहे होते हैं कि ये देखते हैं वहाँ मल्लूर गाँव के कुछ छिछोरे आदमी आ जाता है जो कि लड़की के साथ बदतमीजी करने लगता है। अब इस बात से लड़की का बाप को गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को ऐसा करने से रोकने लगता है और चुप रहने को कहता है, लेकिन मल्लूर वाले अपनी दादागिरी पर उतर आते हैं और उन्हें ही मारना शुरू कर देते हैं, जिससे वो लड़की बहुत डर जाती है और कॉलेज जाने के बजाय अपने पापा को लेकर वापस अपने गाँव अपने घर वापस आ जाती है। अब जब कर्नन तक ये बात पहुंचती है कि उसके गाँव की लड़की के साथ ऐसा हुआ है तो वो खुद को रोक नहीं पाता और उन सभी छिछोरा लड़कों को ढूंढ ढूंढ कर उनके गाँव में उनकी पिटाई करता है। अब ये बात जब कर्नन के गाँव में पता चलती है कि उसने ऐसा किया है तो गाँव में अब पंचायत बुलाई जाती है, जहाँ सभी कर्नन को डांटते हुए कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम लोग जानते हो ना हमारे पास हमारी खुद की जमीनें नहीं है, हम खुद उनके खेत में जाकर काम करके रोजी रोटी कमाते हैं और तुम अगर उन्हें ऐसे ही नाराज करोगे तो इसका क्या अंजाम होगा तुम ही बताओ। अब उन्हें जवाब देते हुए कर्नन कहता है मल्लूर वाले इसी बात का तो फायदा उठाते हैं, वो नहीं चाहते हमारे गाँव के बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो उनके खेतों में काम कौन करेगा, इसीलिए वो हमेशा हमें पीछे रखना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, आप लोग नहीं चाहते कि आपके बच्चे शहर जाकर अच्छी पढ़ाई लिखाई करें? खैर मैंने तो फिर भी इस बात पर उन्हें नहीं मारा, उन्होंने हमारे गांव की लड़की के साथ छेड़खानी की, जिस वजह से मैंने बस उन्हें सबक सिखाया है ताकि आगे से वो दोबारा ऐसे करने से पहले 10 बार सोचे। हम भले ही उनके यहाँ काम करते हैं, उनके नौकर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी बेटियों के साथ जो जी में आए वो करेंगे, और अगर वो दोबारा कभी ऐसा करते हैं तो मैं दोबारा उन्हें पीटने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। अब कर्नन की इस बात को सुनकर गाँव का मुखिया उठ खड़ा होता है और कर्नन को शाबाशी देता है। वो कहता है बेटा तुम सही कह रहे हो, तुमने जो किया सही किया। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मल्लूर गांव का सीन दिखाया जाता है, जहां इस गांव के मुखिया उन सभी को अपने घर बुलाता है जिन्हें कर्नन ने धोया था। अब मुखिया उन्हें समझाता हुआ कहता है बिना बात के तुम उन गांव वालों से लड़ाई झगड़ा मत किया करो, हम लोग वैसे उन लोगों पर बहुत अत्याचार करते हैं, उनके पास बस स्टॉप नहीं है, उनके गाँव में स्कूल नहीं है और वो लोग हमारे नीचे काम करते हैं, बस यही हमारे लिए काफी है। अगर तुम उनसे बार बार लड़ाई करोगे तो कहीं उनके अंदर बगावत करने की हिम्मत ना आ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो किसी न किसी दिन वो हम पर पलटवार कर देंगे, और अगर फिर भी तुम उनसे बदला लेना चाहते हो तो मौका देखकर अकेले में उस लड़के को ढूंढकर पीट दो, सबको अपने साथ इस झगड़े में मत घसीटो। अब सीन कर्नन की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कर्नन अपने दोस्तों के साथ एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। अब कर्नन की नजर एक गधे के ऊपर पड़ती है, जो देखता है उस गधे के पैरों को बांधा गया था। अब ऐसा क्यों किया गया होगा, इसकी वजह वो अपने दोस्त यमन से पूछता है, जिस पर यमन कहता है अगर तुमने उसकी रस्सियों को खोल दिया तो वो इधर उधर भागने लगेगा, जिसके बाद उसके मालिक को उसे पकड़ने में बहुत मेहनत और परेशानी झेलनी पड़ेगी। अब वहीं से कर्नन की गर्लफ्रेंड द्रौपदी भी उसी लड़की के साथ गुजर रही थी जिसे उस दिन बस स्टैंड पर छेड़ा गया था, जिन्हें जाता हुआ कर्नन भी उन्हें देख लेता है। अब कर्नन उनके पास आकर उस लड़की से पूछता है अरे तुमने कॉलेज जाना बंद क्यों कर दिया, क्या बात है, चलो आओ मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ाऊं। जिस पर वो लड़की कर्नन से मना कर देती है। वो कहती है नहीं भैया, कल जो भी कुछ हुआ उससे मेरा पूरा परिवार डरा हुआ है, जिस वजह से मैं इस साल पढ़ने नहीं जाऊंगी, और जब सारा मामला शांत हो जाएगा तो अगले साल से मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगी, बस 1 साल की तो बात है। अब ये बोलकर वो वहां से चली आती है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कर्नन की बहन उससे कहती है आर्मी की भर्ती निकल चुकी है, इसलिए ये लो पैसे, अपने नाम का एक फॉर्म भर के आ जाओ। अब कर्नन इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वो अपनी बहन से पैसे नहीं लेना चाहता था। अब वो कहती है रख लो भाई, ये मैंने तुम्हारे लिए ही जमा किए हैं और मुझे भरोसा है कि तुम आर्मी में सिलेक्ट हो जाओगे, इसलिए जाओ। इसलिए वो अपने दोस्त के साथ फॉर्म भरने शहर जाने के लिए मेन रोड पर खड़ा होकर बस के आने का इंतजार करने लगता है। काफी देर इंतजार करने पर ये देखते हैं कोई भी बस वाला इनके लिए बस नहीं रोक रहा था। तभी एक ट्रक वाला इनकी मदद करते हुए वहाँ खड़े सभी लोगों को लिफ्ट देता है और शहर लाकर छोड़ देता है। हम देखते हैं कर्नन यहाँ आर्मी का फॉर्म भर के उसके हर कंपटीशन में हिस्सा लेने लगता है, जिसमें से कई में वो काफी अच्छा परफॉर्म भी करता है और उसे पूरा यकीन हो जाता है कि इस बार शायद उसका सिलेक्शन आर्मी में हो जाएगा। अब ये दोनों टेस्ट देकर जैसे अपने गाँव आ रहे होता है तो बस में कर्नन नोटिस करता है उसके गाँव के और भी लोग थे, जहाँ से उसकी गर्लफ्रेंड द्रौपदी भी दिखाई देती है, जिसे वो देख लेता है। अब कंडक्टर कर्नन के पास आकर टिकट लेने को कहता है, जिस पर कर्नन अपने गाँव का नाम बताकर टिकट देने को कहता है। अब कंडक्टर कहता है उस गाँव में तो कोई बस स्टॉप ही नहीं है, इसलिए तुम्हें अगले गाँव यानी कि अगले बस स्टॉप का टिकट लेना होगा। कर्नन कहता है वहाँ कोई स्टॉपेज नहीं है तो क्या हुआ, बस तो वहीं से जाएगी ना, मुझे रास्ते में उतार देना। जिस पर कंडक्टर कहता है इस बस में तुम्हारे गाँव के और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अगले गाँव की टिकट ली है और वो वहाँ उतर कर वापस पैदल पुलिया कलम जाते हैं, तुम्हें भी ऐसा ही करना होगा वरना इस बस से उतर जाओ। अब इस बात को लेकर इन दोनों में बहस होना शुरू हो जाती है। तभी कर्नन देखता है उसका गाँव बस पास ही आ चुका था, जिस पर अब वो बस पर हाथ पीटना शुरू कर देता है ताकि बस वाला बस को रोक दे और चिल्लाने भी लगता है कि तुम्हें बस को रोकना ही होगा। लेकिन वो देखता है उसके इतने कोशिश करने के बावजूद बस वाला बस को नहीं रोकता। अपने गाँव वालों को इतना जुल्म सहता देखकर अब कर्नन का दिमाग गर्म हो जाता है और वो तेज रफ्तार से चलती हुई बस से कूद जाता है। ये देखकर वो बस का ड्राइवर डर जाता है और तुरंत ही बस को रोक देता है, जिसके बाद कर्नन के गाँव वाले उसके पास
आकर उसकी चोट को देखने लगते हैं। अब कर्णन कहता है, मैं तो आप सभी के लिए आवाज उठा रहा था, लेकिन आप लोगों से एक शब्द नहीं बोला गया, इसलिए मुझे कूदना पड़ा। आखिर आप कब तक अपना मुंह बंद रखोगे? कब इनका विरोध करोगे? कब तक ये सब चलता रहेगा? अब अगले दिन हम देखते हैं गांव वालों पर कर्णन की बात का थोड़ा असर तो होता है और अब गांव वाले अपने गांव के आगे गांव के नाम का रोड पर एक स्टॉप बना देते हैं। लेकिन ये बात मल्लूर गांव के लोगों को सहन नहीं होती और वो उसकी शिकायत पुलिस में कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले उस बोर्ड को तोड़ देते हैं क्योंकि वो एक अवैध बोर्ड था। अब हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कर्णन के पिता को सपने में उनकी छोटी बेटी दिखाई देती है, जो उनसे कहती है, पापा मैंने घर में एक जगह पर कुछ पैसे जमा करके छुपा के रखे थे, आप उन पैसों को निकाल लो और उसका इस्तेमाल कर लो। तभी कर्णन के पिता की नींद टूट जाती है और वो चीख कर उठ जाता है। अब उनकी चीख से पूरा परिवार भी उठ जाता है। अब कर्णन के पिता उसे उसी जगह को तुरंत खोदने को कहते हैं जिस जगह के बारे में उनकी बेटी ने उन्हें बताया था। अब वहां खोदने पर सच में उन्हें वहां पैसे रखे हुए मिलते हैं, जिन्हें देखकर सभी की आंख में आंसू आ जाता है और कर्णन भी अपनी छोटी बहन को याद करते हुए रोना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब हमें पता चलता है फिल्म की शुरुआत में हमने जिस लड़की को मिर्गी से रोड पर तड़पते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि कर्णन की ही छोटी बहन थी, जिसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए किसी भी बस या गाड़ी वाले ने गाड़ी नहीं रोकी और उसकी मौत हो गई। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हम कर्णन को अकेले बैठा हुआ देखते हैं, जहां उसके पास उसका दोस्त यमन आता है। वो अब कर्णन से कहता है, हमारे गांव और मल्लूर गांव वालों के बीच कबड्डी का मैच हो रहा है, क्या तुम भी चलोगे? अब इस पर पहले तो मना कर देता है, लेकिन फिर उसे वो बस स्टैंड वाली बात याद आती है जिसे मल्लूर के लोगों ने पुलिस से बोलकर तोड़वा दिया था और अब वो सोचता है मल्लूर वालों से बदला लेने का ये एक अच्छा मौका है, इसलिए अब वो वहां मैच खेलने आ जाता है। मैच खेलते हुए कर्णन देखता है मैच का जो रेफरी था वो मल्लूर के गांव का मुखिया ही है, जिस वजह से वो लोग बेईमानी करते हुए कर्णन के गांव वालों के पॉइंट्स को कम कर रहे थे। ये बात कर्णन को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, जिस पर अब वो मल्लूर गांव के मुखिया से लड़ाई करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसका दोस्त यमन उसे समझा बुझाकर वहां से ले आता है। यहाँ हम देखते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी जिसकी डिलीवरी होनी थी, वो अपने परिवार के साथ रोड पर बस के आने का वेट करने लगती है। अब ठीक वहां पर वही गधा आ जाता है जिसके पैर बंधे हुए थे, जो कि धीरे धीरे से उस रोड को क्रॉस कर रहा था। यहाँ हम देखते हैं मल्लूर गांव का मुखिया अपने गांव के कुछ आदमियों से कहता है, वो नीच गांव का कर्णन मुझे मारने के लिए मेरे ऊपर चढ़ गया था और तुम लोग बस खड़े देखते रहे, क्या यही वीरता है तुम्हारी? इसीलिए अब मुखिया उन सभी को हथियार देकर कर्णन के हाथ पैर तोड़ने भेज देता है। दूसरी तरफ कर्णन भी अपने गांव के लोगों पर गर्म हो रहा था। वो सभी से कहता है, वहां मुखिया खुलेआम बेईमानी कर रहा था, फिर जब मैंने आवाज उठाई तो तुम में से किसी ने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? तो तुम में से किसी ने मेरा सपोर्ट क्यों नहीं किया? मेरे सपोर्ट में एक आदमी भी नहीं आया। अगर ऐसा ही तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम लोगों से कुछ नहीं कहूंगा, जो भी होगा खुद ही देख लूंगा, लेकिन अन्याय नहीं सहूंगा। इस तरह वो नाराज होकर अपने गांव जाने लगता है, जहां रास्ते में उसे वही गधा दिखता है जिसके पैर बंधे हुए थे। अब कर्णन कुछ सोचकर उसकी रस्सियों को खोल देता है। यहाँ हम देखते हैं रोड से एक बस गुजर रही होती है, जिसे वो प्रेग्नेंट लेडी का परिवार रोकने लगता है, लेकिन हाथ दिखाने पर भी वो बस नहीं रुकती। अब थोड़ी देर बाद वहां से एक और बस गुजरने लगती है, जिसे फिर से ये सभी रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखते हैं वो बस वाला भी नहीं रुकता, जिससे अब उस प्रेग्नेंट लेडी का लड़का एक बड़ा सा पत्थर उठाकर बस पर फेंक देता है, जिससे उसका शीशा टूट जाता है। जिसके बाद उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर आकर इस परिवार से लड़ाई करना शुरू कर देता है। तभी यमन आकर ड्राइवर और कंडक्टर को रोकने की कोशिश करने लगता है, जिस बीच उसके गांव वाले भी वहां आ जाते हैं, जो कि कबड्डी खेल कर आ रहे थे। लेकिन तभी वो कंडक्टर ड्राइवर मिलकर यमन को पीटना शुरू कर देता है और बाकी गांव वाले बस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कर्णन के गधे के आजाद करते ही वो गधा भागने लगता है। उसके भागते ही कर्णन का दिमाग गर्म हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद अब उसकी भी आजादी का समय आ गया है और अब वो पास ही पड़ी एक लकड़ी को उठाकर उससे बस को तोड़ना शुरू कर देता है। अब ये देखकर बस के ड्राइवर और कंडक्टर से मारने आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज तो शायद कर्णन के ऊपर कोई भूत सवार था। फिर कर्णन उन दोनों को खूब मारता है, जिसे देखकर गांव वाले भी मोटिवेट हो जाता है और बस पर चढ़कर तोड़फोड़ करके उसे खटारा कूड़े में बदल देते हैं। तभी वहां मल्लूर गांव के आदमी भी आ जाता है, जो कि कर्णन और गांव वालों का ऐसा रूप देखकर डर जाता है और पतली गली पकड़कर वहां से निकल जाता है। अब इस कांड के बाद पुलिया कलम में फिर से पंचायत बुलाई जाती है, जहां गांव के बड़े लोग फिर से इन सब के लिए कर्णन को डांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज गांव के कुछ लोग कर्णन का सपोर्ट करते हैं और खुलकर उसका साथ देते हैं। वो कहते हैं अगर आज उस प्रेग्नेंट औरत को हॉस्पिटल ना ले जाने पर कुछ ऊंच नीच हो जाते तो क्या वो बस वाला उसकी जिम्मेदारी लेता, या अगर वो बस को रोक ही देता तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। कर्णन ने जो किया सही किया, हम सभी कर्णन के साथ हैं। अब ये सब सुनकर गांव के बड़े लोगों को भी इनकी बात सही लगती है और वो कहता है ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ हैं। और फिर सभी फैसला करते हैं कि यार गांव में पुलिस इन सभी को ढूंढते हुए आएगी तो हम सब कर्णन और बाकी लोगों को सपोर्ट करेंगे। यहाँ अब उस बस की इन्वेस्टिगेशन एक सीनियर ऑफिसर करने आता है, जिसका नाम करुणाकरण होता है। जहाँ मल्लूर के गांव वाले भी मौके का फायदा उठाने आ जाता है और करुणाकरण को करण और उसके गांव वालों के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताने लगता
लगते हैं। अब करुणाकरण अपनी टीम के साथ पुलिया कलम गाँव आ जाता है, जहाँ आने के बाद वो सभी से एक एक करके उनका नाम पूछता है और सभी उसे एक एक करके अपना नाम बताता है, वही महाभारत वाले नाम। किसी का नाम दुर्योधन है तो किसी का अभिमन्यु, कोई सहदेव है तो कोई नकुल। अब पुलिस वाला गाँव वालों को धमकाने लगता है। वो कहता है अगर तुम उन लोगों को हमारे हवाले कर दो जिन्होंने बस पर हमला किया था तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे, और अगर ऐसा नहीं किया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन गाँव का मुखिया पुलिस वाले से कहता है सर, गांव में जितने भी लोग हैं सभी यहीं पर हैं, आप ही बताइए आप किसकी बात कर रहे हैं। लेकिन तभी मल्लूर के गांव वाले जो कि पुलिस के साथ यहाँ आए थे, वो पुलिस से कहता है सर, जिन्होंने बस पर हमला किया था उनमें से कोई भी यहाँ नहीं है। तभी बस का कंडक्टर उसी लड़के को पहचान लेता है जिसने बस पर पत्थर फेंका था। अब करुणाकरण उस बच्चे को उठा लेता है और सभी गाँव वालों को धमकी देता हुआ कहता है जो लोग उस हमले में शामिल थे वो खुद ही सामने आ जाए, वरना मैं इस बच्चे को यहाँ से ले जाऊंगा। अब बच्चे की खातिर करण और उसके साथी बाहर आ जाता है। हम देखते हैं अब पुलिस वाले गाँव के मुखिया को अपनी पगड़ी उसके पैरों में रखने को कहता है, जिसके लिए मुखिया नहीं मानता। साथ ही पुलिस वाले को इस बात का बुरा भी लगता है कि गांव में किसी आदमी ने उसे बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं दी। कुछ लोगों ने उसे छुआ भी, और अब करुणाकरण उस आदमी का गला पकड़ लेता है जिसने उसे छुआ था। लेकिन तभी कर्णन बीच में आ जाता है और पुलिस वाले से कहता है सर, आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आप ऐसा छुआछूत कैसे कर सकते हैं। लेकिन तभी करुणाकरण उसे 2-3 थप्पड़ मार देता है, जिससे अब गाँव वालों को पुलिस के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो सभी आग बबूला हो जाता है, जिसे देखकर बस के ड्राइवर की हवा टाइट हो जाती है और वह करुणाकरण से अपनी कंप्लेंट वापस लेने की बात कहता है। असल में बस वाले की और भी बसेस चलती थी, जिस वजह से उसे इस बात का डर था कि अगर आज पुलिस कर्णन को यहाँ से ले गई तो गांव वाले उसकी बाकी बसेस का भी वही हाल करेंगे जो हाल उसकी आज वाली बस का हुआ है। अब कंप्लेंट वापस होने से करुणाकरण खिसिया जाता है और उसे उल्टे पांव गाँव से वापस जाना पड़ता है। लेकिन जाने से पहले वो सभी से कहता है कर्णन के साथ जितने भी लोगों ने तोड़फोड़ की थी वो सभी को पुलिस स्टेशन आकर गवाही देनी होगी ताकि मैं ऊपर जवाब दे सकूं। अब हम देखते हैं गांव के सभी लोग फैसला करते हैं कि वो कर्णन तो क्या किसी भी उस आदमी को पुलिस स्टेशन नहीं जाने देंगे जो इस हमले में शामिल थे। तभी हम देखते हैं कर्णन से हमेशा नफरत करने वाला वेणु, अरे वही कर्णन की गर्लफ्रेंड का भाई, वो उठ खड़ा होता है और कहता है कर्णन ने हमारे अंदर हिम्मत जगाई है, कर्णन ने हमें लड़ना सिखाया है, कर्णन जैसे लोगों की इस गाँव को जरूरत है, इसलिए कर्णन और बाकी लोगों की जगह मैं भी कल गवाही देने जाऊंगा। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं गाँव के सभी बड़े बूढ़े वेणु के साथ पुलिस स्टेशन गवाही देने आ जाता है। अब वहाँ धीरे धीरे सुबह से दोपहर से शाम हो जाती है, लेकिन अब तक करुणाकरण किसी का भी बयान नहीं लेता। अब अगले दिन करण के साथ कुछ गांव वाले पुलिस स्टेशन उन सभी के बारे में पता करने आता है जो कल यहाँ गवाही देने आए थे। असल में उनमें से कोई भी वापस घर नहीं पहुंचा। अब उन्हें जवाब देते हुए कांस्टेबल कहता है लेकिन वो सभी तो कल ही चले गए थे, जिस पर सभी लोग निराश होकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है। अब वहीं पास ही के एक होटल में काम करने वाले एक लड़के से कर्णन पूछता है कि क्या तुमने कल कुछ बूढ़े लोगों को पुलिस स्टेशन में जाते हुए देखा था। अब वो लड़का कर्णन को वो सब कुछ बता देता है जो उसने देखा था। वो कहता है कल जब सब लोग यहाँ आए थे तो पुलिस वालों ने उन्हें शाम तक यहीं रोक के रखा था, यहाँ तक कि पानी पीने भी बाहर नहीं आने दिया। अब उसे ये सब इसलिए पता है क्योंकि बीच में वो 1-2 बार पुलिस स्टेशन में चाय पहुंचाने गया था। वो कहता है शाम को जब गाँव वाले घर जाने की जिद करने लगे तो शाम को करुणाकरण वहाँ आया और सभी गाँव वालों को डंडे से पीटने लगा, ये कहते हुए कि तुम लोग अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हो क्या, आज भी उस लड़के को यहाँ नहीं लाया जो कल ज्यादा बोल रहा था। ऊपर से जब मैंने बोला तो तुमने अपनी पगड़ी भी नहीं उतारी। सालों राजा महाराजा जैसा नाम रखने से कोई राजा महाराजा नहीं बन जाता। तुम लोग कीड़े मकोड़े हो, तुम लोगों को तो मैं देखना भी पसंद नहीं करता और तुमने तो मुझे कल छुआ भी था, इसलिए आज मैं तुम लोगों को अच्छे से छूऊंगा। अब कर्णन जब ये सब सुनता है तो उसका खून खौल उठता है और वो तुरंत ही एक डंडा उठाकर पुलिस स्टेशन में घुस जाता है और वहां मौजूद सभी पुलिस वालों की इतनी पिटाई करता है जितनी मार तो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं खाई थी। अब उसे ऐसा देखकर बाकी गाँव वाले भी उसके साथ सभी पुलिस वालों को मारना शुरू कर देते हैं और देखते ही देखते पूरा पुलिस स्टेशन खंडर में बदल जाता है। लेकिन करुणाकरण की किस्मत अच्छी होती है जो वो यहाँ नहीं था, वरना आज उसे भी पता चल जाता कि असल में कीड़ा मकोड़ा कौन है। तब एक बूढ़ा पुलिस वाला कर्णन के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए बताता है कि वो सभी ऊपर है। अब कर्णन तुरंत ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ जाकर वो देखता है उसके गाँव के लोग बेहोश हालत में पड़े हुए थे, जिन्हें इस हाल में देखकर कर्णन को खून तो बहुत तेज खौलता है, लेकिन वो फिलहाल समझदारी दिखाते हुए सभी गाँव वालों को गाँव लेकर आता है। अब कर्णन सभी गाँव वालों पर गुस्सा करते हुए बोलता है हम सभी इन लोगों से हमेशा दब जाते हैं, इसीलिए ये हमारे साथ हमेशा ऐसा ही करते हैं, हमें हमेशा नीचा दिखाते हैं। बस बहुत हुआ, अब हमें इसका सामना करना होगा। वो सभी हमें एक इंसान की तरह नहीं देखते, वो हमें कीड़ा मकोड़ा समझते हैं जिन्हें कभी भी कुचला मसला जा सकता है। अब गांव वाले जब कर्णन के मुंह से इन बातों को सुनते हैं तो वो भी जोश में आ जाते हैं और कर्णन के साथ देने के लिए साथ खड़े हो जाते हैं। अब सभी लोग अपने गाँव की घेराबंदी करते हुए ट्रैप तैयार करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब पुलिस की एक बड़ी सी फोर्स से उनका सामना होगा जो कि कभी भी आ सकती है। हम देखते
हैं गांव के लोगों की एक टोली रात में पहरेदारी कर रही थी तो दूसरी टोली दिन में, और सभी चौकन्ना होकर पहरा दे रहे थे ताकि इमरजेंसी पर सब तुरंत इकट्ठा हो जाए। लेकिन दोस्तों कहानी में अब एक ट्विस्ट आता है और उनके गांव में पोस्ट से एक लेटर आता है जो कि कर्नन के लिए होता है, जिसे पढ़ने पर सभी को पता चलता है कि उसका सिलेक्शन सीआरपीएफ में हो गया है और उसे जल्दी ही ज्वाइनिंग के लिए जाना होगा। अब इस खबर से पूरा गांव खुशी से झूमने लगता है, लेकिन ये क्या, कर्नन इस बात से खुश नहीं होता और इस जॉब को लेने से भी इनकार कर देता है क्योंकि वो गांव वालों को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन तभी उसका दोस्त यमन आगे आता है और उससे कहता है, इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं भले ही तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन हमने कभी भी एक दूसरे की दोस्ती में उम्र को नहीं आने दिया और आज मैं तुम्हें इस दोस्ती की कसम देता हूँ कि तुम इस नौकरी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जिस गाँव में आज तक कोई पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाया उस गाँव में आज किसी को सरकारी नौकरी मिल रही है। क्या पता इस नौकरी से तुम कल कुछ ऐसा मुकाम हासिल कर लो जिससे गाँव वालों का शायद कुछ भला कर सको, और हमें तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमारे गाँव का नाम रोशन जरूर करोगे। अब सभी गाँव वाले एक एक करके कर्नन को इस जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए समझाने लगता है, जिस पर अब फाइनली कर्नन सबकी बात मान लेता है और नौकरी की ज्वाइनिंग के लिए जाने लगता है। हम देखते हैं जैसे ही कर्नन गांव से बाहर जाता है तुरंत ही करुणाकरण अपनी बड़ी सी फोर्स को लेकर गांव में आ जाता है, जहां उन ट्रैप्स को देखकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वो सीधा गांव वालों पर हमला कर देता है। अब गांव वाले भी पुलिस का बराबर मुकाबला करते हैं, वो सभी पत्थर से मार मार कर पुलिस वालों को भगाने की कोशिश करते हैं। अब हमें उसी महिला का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रेग्नेंट थी, उसकी आज इसी गाँव में एक घर में डिलीवरी हो रही थी। लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पुलिस वाले गाँव वालों पर हावी हो जाते हैं, वो सभी गाँव के मर्दों को तो मारते ही हैं, साथ ही औरतों और बच्चों को भी नहीं छोड़ते, वो सभी घरों को तोड़ना भी शुरू कर देते हैं। अब इस लड़ाई में यमन भी बहुत जख्मी हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये पुलिस वाले पूरे गांव को मार डालेंगे। इसलिए अब वो एक तरीका सोचता है जिससे लड़ाई रुक जाए, और अब वो रोते हुए अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगाते हुए सबके सामने आ जाता है। अब उसे ऐसा देखकर सभी पुलिस वालों की हालत खराब हो जाती है और वो सभी रुक जाता है, लेकिन कोई भी उसकी आग बुझाने आगे नहीं बढ़ता। तभी गाँव का एक लड़का मौका पाकर घोड़े पर सवार होकर कर्नन के पास आ जाता है और उसे सारी बातें बता देता है कि उसके दोस्त यमन ने खुद को आग लगा दी है और वो पुलिस वाले सबको जान से मारने वाले हैं। अब ये सुनकर कर्नन गांव आने के लिए आगे बढ़ता है, जिस पर उसका पिता उसे रोक देता है और अब उसका पिता उसे वही देवता की तलवार देता है जो उसे 1 साल के लिए रखने के लिए दी गई थी। अब वो उस तलवार को लेकर घोड़े पर सवार होकर गाँव आ जाता है, जहाँ आते ही उसकी नजर अपने दोस्त यमन के जले हुए शरीर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो एक पल के लिए शांत हो जाता है। उसे अपने सामने अपने दोस्त के साथ बिताए हुए वो पल याद आते हैं जो उसे जाने के लिए समझा रहा था। अब देखते ही देखते कर्नन की आंखों में खून सवार होने लगता है और अब वो एक एक करके अपनी तलवार को सभी पुलिस वालों के खून से नहलाने लगता है और अब फाइनली वो करुणाकरण की गर्दन पर अपनी तलवार तान लेता है और उसे एमपी एमएलए को यहाँ बुलाने को कहता है। जिसके बाद वो करुणाकरण को बात करने के लिए कमरे में ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं करुणाकरण का घमंड अब भी नहीं टूटा था। वो कर्नन पर गोली चलाकर उसे मारने की सोचता है, लेकिन कर्नन खुद को बचाकर फिर से उसकी गर्दन पर तलवार तान लेता है। लेकिन ये क्या, करुणाकरण हंसने लगता है और कर्नन से कहता है, भले ही आज तेरे हाथ में तलवार है, लेकिन रहोगे तो तुम कीड़े मकोड़े ही। मुझे बस एक बार यहाँ से निकलने दे, फिर देख मैं तेरे गांव को कैसे बर्बाद करता हूँ। अब कर्नन जब अपने गांव के लिए उसके मुंह से ऐसी बातों को सुनता है तो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और तलवार का सीधा वार करुणाकरण की गर्दन पर करके एक झटके में उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जिसके साथ ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। अब कहानी 10 साल आगे बढ़ती है और हम कर्नन को देखते हैं जो कि बस से आज पूरे 10 साल बाद अपने गाँव जा रहा था, जहाँ बस का कंडक्टर उसे उसके गाँव की एक टिकट देता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसके गांव में एक बस स्टॉप बन चुका है। अब गांव आकर वो देखता है उसके गांव में बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल भी बनवा दिया गया था और अब वो अपना प्यार अपनी द्रौपदी से शादी कर लेता है। और अंत में हम देखते हैं वो आज भी अपने दोस्त यमन को उतना ही याद करता है जितना कि वो 10 साल पहले किया करता था। इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।